नमस्ते। मैं धीरज कुमार, वर्ल्ड्स नंबर वन लाइफ कोच। वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अभी मैं मसूरी से घूम के आ रहा हूँ, तो एफआरआई में आया हूँ और ये मेरे साथ राजपाल जी हैं। इनको कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, सबको इनको जानते हैं। बट एक उभरते हुए यूट्यूबर हैं और इनके चैनल का नाम मैक्सिमाइज योर फ्रीडम, आप लोग जानते ही होंगे। और ये बहुत ही बड़े हृदय के हैं और इनके आशियाने में आज मतलब मैं रुका हूँ। तो चलिए, अब मैं इस चैनल की, इस वीडियो की कमान इनके हाथ में सौंप रहा हूँ। राजपाल जी। धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बातचीत का मौका दिया और निमंत्रण स्वीकार किया हमारा। और धीरज जी जो है वो लाइफ के बहुत ही गहरे जो टॉपिक्स हैं, गहरे मुद्दे हैं, उन पे बात करते हैं। तो आज हमें सौभाग्य मिला है इनसे फेस टू फेस बात करने का। आप लोग तो इनको वीडियो के थ्रू ही नॉलेज लेते रहते हैं, लेकिन हमें मौका मिला है कि फेस टू फेस बात करें इनसे। तो इस मौके को हम बिल्कुल जाने नहीं देना चाहते हैं और इनके साथ कई सारे टॉपिक पे बात करेंगे आज। तो धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये मौका दिया हमें। और आज कुछ ऐसे मुद्दों में बात करेंगे जो जिसकी यूथ को वाकई में ज़रूरत है, और जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है लाइफ के, जो उनके दुख हैं, तकलीफ़ हैं, जो उनके टेंशन तनाव है, उनसे निकलने के लिए। तो कोशिश करेंगे कि जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो बताइए कहाँ से शुरू किया जाए। पहले तो मैं राजपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगा। ये बहुत ही एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे यूट्यूबर हैं और एक बड़े हृदय के इंसान हैं। और मैं सभी से कहूँगा कि इनसे सीख लीजिए और इनकी तरह बनने का प्रयास कीजिए, इनके जो ये बता रहे हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो हम लोगों ने टॉपिक डिसाइड नहीं किया था अभी तक। तो हम लोगों ने ये सोचा कि नेचुरल रखते हैं, रॉ रखते हैं। अचानक जो हमारे मन में जो थॉट, जो टॉपिक आएगा, जो बहुत ज़्यादा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो मेरे मन में ये आ रहा है राजपाल जी कि क्यों ना नौकरी और जो शादी, इस पे बात की जाए इस वीडियो में। आपका क्या विचार है? बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी, देखो ये दो मुद्दे ऐसे हैं, हर इंसान को एक ना एक स्टेज पे ये फेस करने पड़ते हैं, इनसे जूझना पड़ता है। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये ठीक हो गई, ठीक से ठीक पड़ गई, तो लाइफ को बना भी सकती हैं। और अगर गड़बड़ हो गई इन दो चीज़ों को चूज करने में, तो फिर लाइफ बिगाड़ भी सकती है। और ज़्यादातर केस में हम अपने आसपास देखते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें इंसान की लाइफ में वो गलत ही होती हैं। तो इसलिए वो नौकरी के मामले में भी मात खा जाता है और शादी के मामले में भी गड़बड़ हो जाती है। तो इन दो चीज़ों को बहुत सोच समझ के इंसान को चूज करना चाहिए। और जहाँ तक नौकरी की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो समाज ने एक जो पाथ बना दिया है ना, तो हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। एक भेड़ चाल सी हो गई है कि पहले स्कूल कर लो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, फिर कॉलेज में जाओ, वहाँ अच्छे मार्क्स लेके आओ, उसके बाद फिर सरकारी नौकरी की तैयारी में कूद पड़ते हैं, फिर वहाँ पे अपना पूरी जवानी बर्बाद कर दे रहे हैं। तो युवा जो है भेड़ चाल के पीछे फंस के अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है कहीं ना कहीं पे। आपका क्या मानना है इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ राजपाल जी। और मैंने भी इस चीज़ को बहुत फेस किया है, बहुत ऑब्जर्व किया सोसाइटी को, हमारे यूथ को, हमारे सिस्टम को। और मैं ये समझ पा रहा हूँ राजपाल जी कि मेरा जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर आप मुझे बताइएगा, मोहर लगाइएगा, इस वीडियो को हम नौकरी पे रखें, शादी पे किस और वीडियो बनाएं? हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। दोनों एक विस्तृत टॉपिक हाँ है, हाँ दोनों को पर्याप्त समय चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को नौकरी पे रखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है राजपाल जी, मैं समझ पा रहा हूँ कि हमें नौकरी करनी क्यों है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों करनी है आखिर नौकरी। यार, हम क्या नौकर बनने के लिए पैदा हुए हैं? मैं जब बहुत छोटा था तो मैं पढ़ाई करता था, पापा मेरे से कहते थे बेटा क्योंकि पढ़ लो, ये वो। तो मैं क्योंकि सिस्टम पढ़ के अच्छे मार्क्स में टॉप फर्स्ट लाता था कि पापा घर से जो मिला था बहुत, मैं फर्स्ट आता था। तो मेरे मन में सवाल, बहुत छोटा था मैं, शायद फोर्थ फिफ्थ में था, तो मेरे मन में सिक्स क्लास में था डीएम कुछ होता है, सबसे बड़ी नौकरी डीएम की नौकरी। सिक्स क्लास से मुझे पता चला, क्योंकि घर से वैसा दबाव था, तो मर मर के पढ़ते पढ़ते फर्स्ट आते थे कि यही आगे भाई, इससे लाइफ बन जाएगी। तो मुझे पता चला राजपाल जी कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस का सबसे बड़ा एसपी, ऐसे करके 4-5 अधिकारियों का नाम मुझे पढ़ाया गया। तो फिर मेरे पापा से बात हुई, तो मेरे मन में ये सवाल है राजपाल जी, पापा से, पापा इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं टॉप आ रहा हूँ, फर्स्ट आ रहा हूँ, क्या मैं नौकर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ? तो पापा कह रहे, अरे घमंड नहीं करना है बेटा, घमंड नहीं करना है, पढ़ रहा।
तो ये बचपन में मेरे सवाल में क्यूरियोसिटी आई। और फिर आप लोगों को शायद नहीं पता, मैंने अपने चैनल पे, क्योंकि मैं प्राइवेट और रिजर्व रहना पसंद करता हूँ, तो कुछ ज़्यादा डिटेल मैंने अपने बारे में कहीं दिया नहीं है। मैं जॉब किया हूँ और जॉब करके मैं देखा कि यार एक चूहा दौड़ लगी हुई है, तो मैंने जॉब को छोड़ दिया और मैंने लाइफ में डिसाइड किया चाहे कुछ भी हो जाए, मरने की नौबत आ जाए, जॉब मत नहीं करूँगा, चाहे कोई करोड़ों की नौकरी क्यों न दे। मेरी अपना चॉइस है, पता नहीं सबका अलग अलग राय हो सकता है। मैंने डिसाइड किया कि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीऊँगा। तो आपका सवाल जहाँ तक आपने ये कहा था कि पढ़ाई, अब एक बार फिर से थोड़ा सा 2-3 लाइन जो आपने कहा था रिपीट कर दीजिए। हाँ, मेरा ये था कि समाज में एक पाथ बना हुआ है कि पहले अच्छे मार्क्स लेके आओ, फिर उसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी पे कूद पड़ो, और फिर जो अपने जवानी के जो 10-12 साल हैं, जो यूथ है, जिसको एक्सप्लोर करने में लगाना चाहिए, जीवन को एक्सप्लोर करने में, घूमने फिरने में, जीवन को जीने में, उस प्राइम टाइम को लोग खर्च कर देते हैं उस रैट रेस में, उस सरकारी नौकरी की दौड़ में। तो ये कहाँ तक जायज़ है? क्या ये कहीं ना कहीं भेड़ चाल नहीं है एक तरीके से? देखिए, ये कहीं तक भी जायज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी भेड़ चाल है। हमको शेर बनना है, भेड़ नहीं बनना है। भेड़ें झुंड में रहा करती हैं। पहले बचपन से हमको भारत में क्या सिखाया गया, एक्चुअली अंग्रेज हम पे राज करके चले गए ना, वहाँ सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया, जो मैं समझ पाया राजपाल जी। पहले क्या था कि हर व्यक्ति का अपना जो एक काम हुआ करता था। किसी को मैं छोटा बड़ा नहीं दिखा रहा हूँ, हर व्यक्ति का, और ये पूरी दुनिया में था। कोई अपना लोहे का काम कर रहा है, कोई अपना घड़े का काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई किसी का नौकरी नहीं करता था। राजाओं के कुछ लोग करते थे, लेकिन उनकी भी अपनी रिस्पेक्ट होती थी, उसका वो का कोई अभी तक नहीं कि 9 to 6 और उसके बाद हफ्ते अब तो विप्रो, इन्फोसिस के मालिक, टीसीएस के मालिक लोग कह रहे हैं, वो एलएनटी के चेयरमैन कह रहे हैं कि भाई संडे को भी काम करो, संडे को घर जाकर बीवी का चेहरा देखोगे। इन्फोसिस के मालिक जो है नारायण मूर्ति कह रहे हैं खुद की बेटी इंग्लैंड के पीएम से भी ब्याह कर दिए हैं, और खुद की बेटी को 400 करोड़ का शेयर दे दिए हैं। और भारत के बच्चों से कह रहे हैं अरे मैं तो 72 घंटे, मतलब कि 6 के 6 दिन काम करो, 12-12 घंटे। और कर्नाटका की, मुझे पता नहीं आप लोग, मैं क्योंकि इन सब चीज़ों से थोड़ा न्यूज़ वगैरह में देखना बंद कर दिया हूँ, यूपीएससी में पढ़ाई किया हूँ, बहुत मेहनत से पढ़ाई किया हूँ, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो मैं न्यूज़ बड़ा देखा करता था, उस एक टाइम बाद मैंने कही तो बकवास चीज़ें हैं न्यूज़ वगैरह, हमारे माइंड को ब्रेन वॉश करती हैं। और हाँ, एक यूपीएससी करना का भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, वो भी एक नौकरी ही है। वो और बहुत मेंटली स्लेव हो जाओगे आप लोग, कोई भी यूपीएससी मेंटली स्लेव हो जाओगे। अगर कोई नौकरी कर रहे हो ना, मैं कहना चाहूँगा तो कुछ समय के लिए करो, कुछ पैसे सेव करो और अपना कुछ शुरू कर दो। जैसे मैं घूम रहा हूँ, ठीक है, राजपाल जी यूट्यूब पे लोगों को मोटिवेट करें, इनका बड़ा यूट्यूब, तो अपना और भी ऐसे बहुत से लोग हैं। तो मुद्दे पे आता हूँ, इन्फोसिस के मालिक क्या करें कि भाई 12-12 घंटे काम करो, 6 दिन काम करो, 72 घंटे। तो भाई साहब 72 घंटे आप काम करोगे, 12 घंटे 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे सोने के लिए चाहिए एक स्वस्थ आदमी को। भाई साहब आप बीवी देखोगे, बच्चे देखोगे, अपना हेल्थ देखोगे, कब देखोगे भाई? क्या नौकरी सब कुछ है? क्या पैसा, ये सब पैसा जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन भैया पैसे के पीछे जान तो नहीं दोगे ना यार। रिलेशन अपने जो भी अगर तुम देखो, मैं तो शादी कर नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, और राजपाल जी के बारे में कुछ आप लोग पता है, इनका चैनल है तो यार, लेकिन अगर आप लोग शादी कर रहे हो तो भाई साहब अगर 12 घंटे नौकरी करोगे तो बीवी बच्चों कब संभालोगे? बीवी बच्चों को नहीं संभालोगे। आज कितने डिवोर्स, इतने चीटिंग हो रहे, देख लो। वो जो बेंगलोर का केस हुआ था, वो भाई एआई का इंजीनियर था, महीना 4 लाख सैलरी थी, बीवी चीट कर ली, फांसी ला के मर गया। मेरा ड्रम वाला हादसा देख लो, किसके लिए लड़की छोड़ी देख लो। लड़का क्या करता था, पति कितना हैंडसम सब कुछ था, छोड़ दी उसको, बोटी करके भर दी है। 6 साल 4 साल का बच्चा, 6 साल की शादी, गांव की लड़की। सोचो क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया पति 6 महीना विदेश में रहेगा, आज का जमाना है, लड़की मतलब सीधी सी बात है यार, अब तुम टाइम दे नहीं पा रहे नौकरी के चक्कर में, या तो शादी मत करो, या शादी कर रहे हो तो फिर थोड़ा बैलेंस करके चलो। अब जो है कि देखिए, अंग्रेज जो आए ना, अंग्रेज यहाँ पे गुलामी की आदत लगा के चले गए। यूपीएससी हो गया, सिविल सर्विस हो गया, स्टेट सिविल सर्विस हो गया, एसएससी हो गया, सीजेल हो गया। और भारत में क्या है ना कि सारी प्रॉब्लम की जड़ जो वो जनसंख्या है। भारत में कोई जनसंख्या नियंत्रण पे कोई कानून ही नहीं है, और यहाँ की सरकारें इतनी चालू हैं, इतने चतुर पॉलिटिशियंस हैं। हमारे यहाँ समझदार लोगों की कमी नहीं है, कभी कमी नहीं रही है हजारों सालों से, लेकिन ये लोग समझदारी के अपने नहीं दिखाते हैं और अपना घर भरते हैं, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, और यहाँ के बच्चों कहते हैं इंग्लिश पढ़ने की जरूरत क्या है, कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत क्या है। तुम लोग धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पार्टी को वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। तो
यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, दुनिया का चीन को पीछे कर दिया हम लोग। चीन जो है वन चाइल्ड पॉलिसी लाया, अगर मेरी जानकारी सही है तो, वन चाइल्ड पॉलिसी लाया। यहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी कुछ है ही नहीं। एक एक आदमी, कुछ लोगों को जानता हूँ 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हर किसी को शादी करनी है, चाहे भले हो न कोई फीमेल की साइकोलॉजी समझता है, न कोई, लेकिन शादी सबको करनी है, बच्चे सबको करने हैं, एक से नहीं करने, दो करने, तीन करने हैं, फिर सरकार के ऊपर छोड़ देंगे। अब भैया अब सरकार अपने बच्चे करोगे तो तुम, अब अच्छा चलो बच्चे की है, अब सर अंग्रेज चले गए लेकिन गुलामी मानसिकता छोड़ के चले गए। इनके मन में क्या है, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया है, अंग्रेजों के टाइम पे जो होते हैं, मैं सॉरी आपको बोलने नहीं, माफ कर दीजिएगा, दर्शकों लोग माफ कर दीजिएगा, आप अपना पर्सपेक्टिव पहले कंप्लीट कर लीजिए, जब आप, बहुत जरूरी है वो, ठीक, जब आपको आप बोल दीजिएगा, मुझे कब रुकना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शुरुआत हुआ अंग्रेजों से पहले, भारत का, अंग्रेजों के आने के पहले भारत के सभी लोग अपना जो है पुश्तैनी काम किया करते थे, जो भी उनका काम है, कोई छोटा बड़ा, नो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशंस, सभी प्रोफेशन का सम्मान करना चाहिए। हम भारत के लोगों की मानसिकता क्या है ना, कि हम लोग भेदभाव बहुत ज्यादा करते, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा करते हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है भाई, कोई काम नहीं। चाय बेच के लोग प्रधानमंत्री हो जा रहे हैं। ये जो आप लोग, एक कंपनी है, एक स्टील कंपनी है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो भाई साहब लोहा बेच के, कबाड़ बेच के हजारों करोड़, मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, हजारों करोड़ के मालिक हो गए। अब आप ये सोचो ना धीरज जी, अगर वो लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाते तो क्या वो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर पाते? कभी नहीं खड़ी कर पाते। सरकारी नौकरी में रट्टा मारना सिखाया जाता है, इतिहास, भूगोल, जीके, ये वो। भाई साहब आज जमाना इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, एआई में हर 2-4 साल में नया अपडेट आ रहा है। कल एक लड़का मिला तो हर 2-4 साल अपडेट, सरकारी नौकरी तैयारी में क्या सिखा रहे हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं, तो यहाँ भारत में क्या सिखाया गया, अंग्रेज चले गए तो यहाँ पे क्या लोग मेंटेलिटी है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ के लोग जो है विदेश में अब चले जाएंगे, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्री में, वहाँ पे लोग क्या, छोटे से बच्चे, लड़का 4-5 साल का होता है, लड़का लड़की संडे को हर वीकेंड पे घर के चौराहे पे जाके गली के नींबू पानी बेचते हैं, छोटे से भाई, आज से नहीं 50 साल, इसीलिए डेवलप्ड कंट्री है। मतलब बच्चों के मन में सेविंग्स, मितव्ययिता की भावना, यानी कि पैसों को संभाल के खर्च करने की भावना, उनको बचपन से फाइनेंशियल नॉलेज दी जाती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस दिया जाता है। बचपन से बच्चा 5 साल का है, घर के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे जो है गली के चौराहे पे जाके, उनके पिताजी नौकरी कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों को सेविंग्स, पैसे कैसे कमाए, छोटे छोटे बच्चे जो है घर पे नींबू पानी कुछ ना कुछ जो है, अब भाई साहब 15 साल के होते होते घर छोड़ देते हैं, किराए पे रहते हैं, नौकरी करने लगते हैं, और भाई साहब अपना स्टार्टअप खड़ा कर देते हैं। यहाँ के बच्चों में क्या है कि कक्षा 1 से शुरू होंगे, क्लास 1 स्टैंडर्ड से, पहले 1.5 लाख आजकल स्कूलों की फीस हो गई है, बड़े बड़े सरकारी स्कूलों जो, और उसके 12 साल लगा देंगे, 13-14 साल अपने LKG UKG जो भी होता है, प्री स्कूल, ये सब 12, उसके बाद फिर 4 साल ग्रेजुएशन में 4-5 स्ट्रीम फिक्स हैं, नीट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वहाँ 5 साल खराब करेंगे। यहाँ के लोग ना इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, कोई नया कुछ करने की कुछ है ही नहीं यहाँ के लोगों में। इंटेलिजेंट बहुत है यहाँ, मेहनती बहुत हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि एक नौकरी के भरोसे बैठ जाते हैं, एक डिग्री के भरोसे बैठ जाएंगे। एक टाइम तो हर किसी को बीटेक ही करना है, हर किसी को बीटेक करना है, या तो MBBS पैसा है तो MBBS कर लिए, या तो कुछ ऐसा MBA कर लिए, नौकरी तो मिल ही जाएगी। अच्छा, इसमें धीरज जी मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक पॉइंट इसमें मुझे याद आ रहा है कि इसमें पूरा का पूरा दोष हम युवा लोगों को भी नहीं दे सकते हैं। कहीं ना कहीं जिस सोसाइटी में वो लोग रह रहे हैं, हमारे आसपास की जो सोसाइटी, हम देखते हैं कि जो सरकारी नौकरी है ना, उसी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जिसकी सरकारी नौकरी होगी उसी को लोग अपनी लड़की शादी करना पसंद करते हैं, लड़की की, और उसी की ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में। चाहे वो ग्रुप D की, ग्रुप C की नौकरी हो, उसके पीछे भी इतना ज़्यादा भागते हैं लोग। तो एक सोसाइटी में मेंटेलिटी बन गई है कि सरकारी नौकरी है तो मतलब जॉब सिक्योरिटी है और कोई इसको परेशानी नहीं आने वाली, काम कम करना पड़ेगा और जॉब सिक्योरिटी बढ़िया। तो इस तरीके की मेंटेलिटी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो समाज का पर्सपेक्टिव है वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और एक हम ये देखते हैं कि जैसे ऑनलाइन भी देखो या ऑफलाइन, एक जो कोचिंग माफिया का जो इफेक्ट है ना, वो देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। वो लोग अपने बिजनेस खड़ा करने के चक्कर में सोसाइटी का इतना नुकसान कर रहे हैं और बच्चों को शुरू से ही वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब उनका स्कूल कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही वो चाहते हैं कि ये कोचिंग शुरू कर दे। उसी में फिर वो ऐसी धूम धड़ाके वाली वीडियो बनाते हैं कि IAS IPS की एंट्री वाली वीडियो आ रही है।
कोचिंग के कुछ जो टीचर हैं, जो मास्टर हैं, उनको लोगों ने भगवान बना दिया है, इतनी रील्स वगैरह वायरल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कल्चर चल रहा है ग्लैमराइज करने का, कहीं ना कहीं ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बातें 100% सत्य हैं। देखिए, सारा दोष तो हम स्टूडेंट्स पे भी नहीं थोप सकते हैं, वो इस सिस्टम का एक पार्ट है और इनकी कंडीशनिंग बचपन से हो गई है और इनको ऐसा माहौल भी नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने आप को जो है इनोवेशन या फिर कुछ नया अपना कर पाए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है सबसे बेस्ट काम होता है वो काम होता है जो आपका दिल कहता है, आपका मन कहता है, जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता है और उस काम के जरिए आप कुछ पैसे भी अर्न कर सकते हैं, वो काम करिए, नौकरी मत कीजिए। दूसरी बात, सोसाइटी का क्या है कि अंग्रेजों का टाइम से ऐसा लग गया है ना कि अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेज जो है क्या करते थे, भारतीयों पे राज करते थे, सरकारी नौकरी वाले बहुत पावरफुल होते थे। अंग्रेज जो है हमारे यहाँ शासन करते थे, वो हमारे लिए नहीं करते थे, वो अपने देश को फायदा, इंग्लैंड को फायदा पहुंचाने के लिए। तो हमारे जो भारतीय थे, हमारे फादर की जनरेशन, क्या बोलते हैं फोर उनको? फादर्स। हाँ, जो हमारे फादर लोगों की और ग्रैंड फादर की जनरेशन थी, उन लोगों ने जो देखा है, उन गलती उनकी भी नहीं है, उनके जो टाइम में जो उन्होंने देखा, उनकी कंडीशनिंग हो गई बचपन से। अब वो अपनी कंडीशनिंग से हमको चलाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या देखा है कि अंग्रेज जो है जब ऑर्डर देते थे, भाई सब गांधी जी के साथ या सुभाष चंद्र बोस के साथ या भगत सिंह के साथ, जड़ें बहुत गहरी हैं, एक दिन में नहीं टूटेंगी। हम जैसे लोग, कई लोग शुरू होंगे तो कुछ साल लगेंगे तोड़ने में। तो ये लोग, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, इन लोगों ने क्या देखा है कि जब अंग्रेज होते थे वो ऑर्डर देते थे, ये भीड़ आ रही है, गांधी जी साथ 100 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, और लोकल लीडर्स होते थे हर जिले में, तो भाई साहब इनको खदेड़ो, तो इनको मार के हटाओ। तो ये लोग, अंग्रेज लोग डंडे नहीं चलाते थे, अंग्रेज तो मुट्ठी भर थे उनके, ये लोग भारत चलाते थे, भारतीय नौकर लोग, सिविल सर्वेंट। तो वो लोग डंडे चलाते थे हमारे लोगों पे, तो उनके हाथ बहुत पावर होती थी। और आज़ादी के बाद अंग्रेज चले गए, वहाँ पे यहाँ के भारत के लोगों ने हिस्सा ले लिया, सफेद गोरे अंग्रेज काले अंग्रेज छोड़ के चले गए। तो उनको लगा ना यार, नौकरी हो तो सरकारी हो, नहीं तो ना, क्या पावर है, डीएम साहब आते हैं, एसडीएम साहब आते हैं, तो भाई दबदबा, जी पैरों में गिर जाते हैं लोग। तो उनकी कंडीशनिंग ऐसे हो गई है। तो वो सोचते हैं हमारे अपने बच्चों को बचपन से करते हैं, बेटा पढ़ लिख लो, डीएम बन जाओ, कुछ बन जाओ, यूपीएससी क्रैक कर लो। तो ये सब रीजन है उनके मन में, ये है कि ये हो जाएगा तो हमारा बेटा भी डंडे चलाएगा, कहीं ना प्रताड़ित करने की फीलिंग है। कहीं ना कहीं कि रुतबा हो, पावर हो, हर कोई अपना जलवा दबदबा दिखाना चाहता है। जिंदगी 4 दिन की है, लेकिन दबदबा दिखाना चाहता है हर अपने चौड़े में। कोई अधिकारी हो ना, हर अधिकारी चौड़े में, डीएम अलग चौड़े में, कमिश्नर अलग चौड़े में, मंत्री जी, एक यूट्यूब पे वीडियो है, झारखंड के सीएम है, मैं पहले देखा करता था, डीएम को ऐसे अड़का रहे, मैं क्या बताऊं, एसपी ऐसे अड़का रहे हैं, मंत्री छोड़िए, मंत्री के नीचे जो आईएएस होते हैं वो अड़का रहे हैं, बच्चों की तरह अड़का रहे हैं। मुझे जिंदगी में कोई टीचर ने नहीं अड़काया। ऑफिस में एक दिन बॉस बोला कि बेटा आपका काम जो है थोड़ा आधा घंटा बैठ जाओ। पहली बार प्राइवेट कंपनी में आधे घंटे बैठा, रिजाइन दे दिया उसी ऑन द स्पॉट। मेरा काम अगर अच्छा नहीं है बता दो, छोड़ देना, दूसरा आदमी रख लो। रिस्पेक्ट है भाई, मैं जानता हूँ आई एम बेस्ट, आई विल डू वॉट एवर आई विल डू बेस्ट। तो ये है साइकोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो खुद का ही ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैंने, जैसे एसएससी सीजीएल के पीछे लोग इतना पागल रहते हैं बैंकिंग में, एसएससी सीजीएल में, तो उसी भेड़ चाल को फॉलो करके मैंने भी वो एग्ज़ाम उसमें पहले तैयारी करी, फिर उस क्लियर किया। फिर जिसके पीछे लोग पागल रहते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब, तो 5 साल तक मैंने जॉब भी करी। फिर वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया तो मेरी समझ में आ गया कि ये कहीं ना कहीं भागम भाग चल रही है और इसमें कब जीवन निकल जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप पैसे तो कमा लोगे, लेकिन लाइफ आपकी खर्च हो जाएगी पूरी, और लाइफ एक ही बार मिलती है। तो इसीलिए मुझे समझ आ गया था कि आप इसमें टाइम ख़राब नहीं करना है। मुझे चाहे पैसे कम ही कमा लो, लेकिन लाइफ में एंजॉयमेंट होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए आपको कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, ऐसी लाइफ होनी चाहिए। तो फिर मैंने वो छोड़ छाड़ के फिर मैं इधर आ गया, हिमालय की तलहटी में, देहरादून शहर है, यहाँ पे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, इससे रिलेटेड यहाँ पे हमारा काम है। तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है यहाँ पे प्रकृति के बीच में रहना, फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, इस तरीके से। तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं यही मैसेज है कि जो रैट रेस है उसमें मत फंसिए। अगर सरकारी नौकरी अगर करना आपका इंटरेस्ट है, वाकई में आप दिल से चाहते हैं कि
यही रास्ता है आपके लिए और आपके दिल से निकला हुआ ये चीज़ है, तो आप उसकी तैयारी कीजिए और उसमें बहुत ज़्यादा समय लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ लोग 10-10 साल 12-12 साल लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और उसमें अपनी जवानी वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मतलब एक तरीके से इसको ओवर हाइप कर दिया गया है जॉब को। क्या करना मैं चाहिए? कितने मिनट बोलना है अभी बताइए, आप ये बताइए 20 मिनट हो कितने गया मिनट है। हम लोग बोल सकते हैं? आप देख लीजिए, अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। 2-3 मिनट बोलूँ? हाँ हाँ, आराम ठीक से, है। कोई दिक्कत नहीं। 2-3 बात आपने बोली थी, क्योंकि एक तो दर्शकों मैं ये कहना माफ़ी चाहूँगा आप सभी लोगों से कि हम लोग कुछ सोच के नहीं आते हैं, कुछ लिख के नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड हुआ, बातें अब जो अब समय आ रही हैं तो बहुत चीज़ें छूट जाती हैं, तो किसी और वीडियो में बात करते, अभी फिर कुछ याद आई हैं। इन्होंने कुछ टीचर्स की बात की थी, तो एक तो जो सिस्टम बना हुआ है, दूसरी में सबसे बड़े गुनहगार आपके कौन है पता है? कौन है सबसे बड़े गुनहगार? राजपाल जी, वो टीचर जिनको आप लोग दिन रात वायरल करते हो, और इसमें आप सबसे बड़े गुनहगार हैं इसके, सबसे बड़े। वो विकास दिव्य की पताका जिनकी फहराती है, बोझा सर जो हैं, एक पटना के एक मान सर हैं पटना के, मैं देख एक रहा बोझा सर सबको राजा बना देते हैं। एक विकास जिनकी दिव्य कीर्ति चारों दिशाओं में पताका फहरा रही, कहते हैं कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा, तजुर्बे का अचार डालोगे। भाई साहब 4-4 लाख, 2-3 4-4 लाख लोग फीस लेते हैं। एक बोझा सर हैं, 2 बार यूपीएससी दोनों प्रीलिम में फेल हो गए, फिर कहता सबको आईएएस बनाते हैं। हिस्ट्री पढ़ा के 3 क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। मैं यूपीएससी एग्जाम दिया हूं और मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई किया हूं, उसी अलग कभी बताऊंगा जो है। भाई साहब 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है, 3 क्वेश्चन से भाई साहब राजा बनाते हैं, राजा। यूपीएससी कुछ नहीं पढ़ाते, उनका वीडियो में भी देखा क्या पढ़ाते क्या है भाई साहब, उनके वीडियो में मिलियन व्यू, कुछ नहीं। अभी चुनाव लड़ रहे हैं और डिप्टी सीएम के बगल में, सिसोदिया जी के बगल में ऐसे नौकर की तरह बन के खड़े। अरे भैया ऐसे कैसे हमको राजा बनाने का ज्ञान देते हो बोझा जी आप? मैं बोझा सर की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। और खुद नौकर बन के खड़े हो। अरे गुरु हो यार, गुरु का पद कितना ऊंचा हम लोग दिया गया है, थोड़ा यार क्या मतलब क्या सीखेंगे बच्चे? भाई साहब ये लोग आपको बनाते हैं, कुछ अब शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं, ये आपके चैनल पे ही जाने वाला सर, देख लीजिए। CH.A इंग्लिश में। मैं थोड़ा भाई खुला डरता किसी से नहीं हूं। C.A वो आपको बनाते हैं। भाई साहब आप जो है ये टीचर आपसे पैसे लेते हैं, आपको सरकारी नौकरी का सपना दिखाते हैं और वहां की सच्चाई नहीं बताते हैं। और भाई साहब कितने एसएससी की बात है, एसएससी में कितनी वैकेंसी आती है, हर साल तो घपला होता है। जिस एजेंसी को हम सौंपते हैं वो एजेंसी हर साल घपला करती है, फिर इनको फिर वही मिल जाता है। क्यों मिल जाता है भाई? जब एक कंपनी है, नाम नहीं लूंगा, ACS, जो वो अच्छे से काम करे उसको दो ना यार जो है। और अब ये जो दिव्य कीर्ति पताका फहरा रही हैं, ये जो मान सर हैं, ये जो बोझा सर हैं, भाई साहब इन्होंने खुद जिंदगी में कोई एग्जाम नहीं निकाला। एक दिव्य कीर्ति पताका फहरारी कहते थे मैं सिविल सर्वेंट था, पता चला बहुत इनके ऊपर वो दबाव पड़ा, तब जाके बोले नहीं मैं 2000 कोई साल था उसमें जो है वो सबसे नीचे की रैंकिंग में सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय में डेस्क ऑफिसर हुए थे और वो 2-3 महीने में छोड़ भी दिए। अब भाई साहब अब सालाना हजारों करोड़ कमा रहे हैं। और हिंदी पढ़ा के फिलॉसफी खुद से पढ़े हैं, हिंदी फिलॉसफी क्लास लेते हैं, आईएएस बना देते हैं। ये सब आपको C.A बना रहे हैं और कुछ नहीं बना रहे हैं। आईएएस मानता हूं अच्छी नौकरी है, लेकिन भाई साहब 1000 वैकेंसी निकलती है। अभी जो गवर्नमेंट है वो सरकारी नौकरी फेवर में है नहीं, और इनकी जो पढ़ाई है पूरी इररिलेवेंट है, यानी कि इसका कोई आवश्यकता ही नहीं। इतिहास GS1 इतिहास भूगोल ठीक है, कुछ चीजें अच्छी हैं, GS2 में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ा सा अच्छा है, GS3 में साइंस टेक्नोलॉजी ठीक है, वो थोड़ा वो फैक्ट याद कराते हैं यार। GS4 में एथिक्स है वो ठीक है, लेकिन एथिक्स कितना फॉलो करते हैं? मैं कई लोगों को जानता हूं भाई आईपीएस हो गए हैं, आईएएस की फिर से एग्जाम दे रहे हैं। उसमें एक कोचिंग है मांझीराम एंड तवी, ठीक है, मांझीराम एंड तवी की बात कर रहा हूं। वहां का एक टीचर है, करप्शन गवर्नेंस पढ़ाता है, ई गवर्नेंस एथिक्स, वो नकल करा रहा है हैदराबाद में एक आईपीएस को, और ऑलरेडी आईपीएस हो चुका है। अब एथिक्स में टॉप भी किया है ऑल इंडिया में। अब सोचिए क्या कंडीशन है। ये टीचर आपको बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे टीचरों से सावधान रहो, ऐसे फेक गुरुओं से। ऐसे तजुर्बे का अचार डालोगे, 1000 वैकेंसी निकलती है, यूपीएससी का फार्म जो है 12 लाख भरते हैं लोग जो है, उसमें से अधिकतर बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं भाई, मेरे फोन में कितने लोग हैं, मैं एसएससी में चले जाओ भाई साहब 50-60 लाख लोग फार्म भरते हैं। कितना 3-4 हजार वैकेंसी होता है अगर मैं गलत CGL में। मैं आपको एक और अपडेट देता हूँ नीरज जी। अभी 2-4 दिन पहले ही मेरे YouTube के फीड पे मैं देख रहा था, तो उसमें वही जो आप बात कर रहे थे दिव्य दृष्टि वाले,
उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने स्कूल खोला है और वो बोल रहे हैं कि हम स्कूल लेवल से ही बच्चों को पकड़ेंगे, कलेक्टर बनाएंगे। हाँ, नहीं वहां से पकड़ेंगे और वहीं से उनको ट्रेन करना शुरू करेंगे कलेक्टरी के लिए। हाँ, कलेक्टरी के लिए। बताओ, बच्चा स्कूल में एंजॉयमेंट नहीं कर सकता, वहीं से उसके दिमाग में टेंशन, प्रेशर, तनाव, तो क्या उसका डेवलपमेंट होगा? भाई साहब, मैं एक आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे अपने हित में नहीं, अपने हित में और अपने आने वाली जनरेशन के हित में, भाई साहब बच्चों का जीवन बख्श दो। और हे दिव्य कीर्ति पताखा फहराने वाले सर, दिव्य कीर्ति दृष्टि, जिनकी दृष्टि दूर दूर तक दिव्य दृष्टि है, हे दिव्य दृष्टि सर, इतने हजारों करोड़ कमा चुके हो यार, कितनी लालच करोगे यार बच्चों, एक अच्छा एक से, अरे यार यूपीएससी या कोई भी एग्जाम देना है, सही तैयारी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर शुरू होती है, 3-4 साल बहुत है, और रिलैक्स होके, क्योंकि वो कोई बहुत 30 मार्का चीज नहीं है, ठीक है ना, सबका स्किल अलग अलग होता है, उसमें याद करना है, याद जितना याद कर सकते हो भाई, गधा मजदूरी है 12-12 घंटे, रट्टाफिकेशन है भाई। बहुत से इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो नहीं क्रैक कर पाते, उनको कोई याद नहीं, उन्हें इंटेलिजेंट होते हैं, 5-10 मिनट पढ़ने के 1 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं वो, तो सबका अलग अलग स्किल है भाई। बहुत से लोग हुए, कोई आईएएस नहीं, किसी आईएएस का नाम बता दो, किसी को याद है तुमको? कितने लोग आईएएस, कितने लोग हुए हैं देश में जो आईएएस के एग्जाम में कभी कुछ नहीं दिए? राजेंद्र प्रसाद थे, कई लोग हुए हैं भाई, लेकिन कोई आईएएस नहीं थे, एग्जाम भी नहीं दिए, बहुत अच्छा काम किए, तो आईएएस सब कुछ नहीं, कोई भाई तुम कुछ। तो मैं ऐसा कहूंगा कि जो दिव्य कीर्ति पताखा ये काम, मुझे पता आप करेंगे, पैसे की लालच है, जिसको जितना मिलता है उतना कम लगता है, लेकिन मैं एक बात आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, प्लीज भारत के बच्चों का भविष्य बख्श दो, उनको जी लेने दो। और मेडिकल की तैयारी कक्षा 7 से, अगर मैं आईआईटी मेडिकल कक्षा 7 से कराई जा रही है, यूपीएससी की तैयारी कक्षा 1 से कराई जा रही है, बताइए। तो प्लीज आप लोग ऐसे टीचरों को वायरल करना बंद करो, हम जैसे अच्छे लोगों को वायरल करो नहीं यार, जो अच्छा चीज बता रहे हैं, घूमो फिरो अपने मन का खाओ। चलिए मैं अब कमान आपके हाथ में सौंपता हूँ राजपाल जी। अभी धीरज जी जो ये बात बता रहे हैं ना, जो समाज की सच्चाई सामने लेके आ रहे हैं, जो रैशनल कंटेंट क्रिएटर है हमारे जैसे लोग, वो तो ये समाज की नज़रों में खटकते हैं हमारे जैसे लोगों को तो वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, और जो सिस्टम है पूरा वो चाहता ही नहीं कि इस तरीके की बात आगे बढ़े और इस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आए। तो आज के समय में ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को मेन स्ट्रीम में लेके आने की, और जो बच्चा है उसको लाइफ अपने हिसाब से जीने देनी चाहिए, उसकी अपनी लाइफ चॉइस है, उसके ऊपर थोपना नहीं चाहिए कि तुम्हें शुरू से ही पैदा हुआ है तो फिक्स कर दिया है कि नहीं ये डॉक्टर बनेगा, नहीं इंजीनियर बनेगा, ब्यूरोक्रेट बनेगा, ऐसे ठप्पा नहीं लगाना चाहिए। उसका जीवन है, जी लेने दो, लाइफ मिली है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, कोई ये थोड़ी कि सरकारी नौकरी पकड़ ली और फिर पूरा जीवन वहीं ऑफिस में बैठ के निकाल दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम ख़राब लगता है, मुझे लगता है। तो ज़्यादातर जो एस्पेक्ट है वो हमने नौकरी से रिलेटेड डिस्कस कर लिए हैं। बाकी अगर और आपके मन में कुछ डायमेंशन अगर आ रही हो, कुछ रह गया हो पर्सपेक्टिव कुछ, तो आप बता सकते हैं। राजपाल जी, ऐसा है कि बातें तो बहुत सी हैं और आएंगी और रहेंगी, क्योंकि ये लोग नया नया कुछ ना कुछ अपनी चाल चलते रहते हैं, ये दिव्य कीर्ति इस टाइप के लोग जितने गुरु हैं, फेक गुरु, मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा हूँ, पूरा सिस्टम ही ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते हैं। सरकारें भी सपोर्ट करती हैं, सरकारें चाहती हैं कि मैं समअप कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी बातें और वीडियो में करेंगे, लेकिन इसमें समअप कर रहा हूँ, सरकारें पूरा सपोर्ट करती हैं, पूरा सिस्टम ही सपोर्ट करता है, क्योंकि सरकारें चाहती हैं, नेता चाहते हैं, क्योंकि जो मेन इशूज हैं इंडिया के, वो लोगों के यूथ बहुत पावरफुल होता है, यूथ को अपनी शक्ति का पता नहीं है। वो जयप्रकाश नारायण, एक बार उन्होंने आवाज़ किया, यूथ पूरा सरकारें गिर गई। तो यूथ, और भारत में 45% अगर मेरी जानकारी से युवा ही है, उससे ज़्यादा युवा हैं। तो सरकार क्या चाहती है ना, सरकार चाहती है कि आप लोगों को एजुकेशन सिस्टम में उलझाए रखा जाए। और एक रॉकफेलर नाम के एक आदमी थे, उन्होंने शुरू किया था, पूरी दुनिया में सिस्टम है, हर देश में है, लेकिन बाकी कंट्री से थोड़ी सी इंडिया से बेहतर है। तो भारत की सरकार और यहाँ के जो विधायिका है, जो संसद में बैठे हैं, वो लोग चाहते हैं, इसमें सब लोग हैं, आपके पीएम से लेकर सब लोग मिले हुए हैं, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा हूँ, 50 सालों से खेल चल रहा है। ये लोग चाहते हैं लोग जो है 30-30, 32, 35 साल सरकारी नौकरी तैयारी करते रहें, ताकि इनके पास नौकरी वैसे भी नहीं है, कहाँ से देंगे, लेकिन तैयारी करते रहेंगे, हर साल 100 रुपया 1000 रुपये का फॉर्म भरेंगे, इनका सरकार का रेवेन्यू टर्नओवर होगा। अब ले लो 40 लाख बच्चे 100 रुपये का फॉर्म भरते, कितना हो गया, गेस कर लो आप, 1000 रुपये का फॉर्म भी आता है। और
ये लोग इस उम्मीद में रहेंगे कि यार अभी 10 साल मौका है, 8 अटेम्प्ट है मेरे पास, किसी को अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। पीसीएस में तो 50 साल तक लोग एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी में 32 साल तक जनरल है, 36 साल तक ओबीसी का है, एससी एसटी 38 साल तक है, फिजिकल हैंडिकैप पे 45 साल तक है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। अब जब बच्चा जिंदगी भर एक दिन डीएम बन के आऊंगा, वो पताका सर क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अब फिल्में बना देते हैं, 12th फेल। अरे भैया, एक आदमी कभी जिंदगी में आज से 2005 में बन गया, रेस्पेक्ट है 2005 में सिलेबस क्या था, 2 ऑप्शन हुआ करते थे, ठीक है ना, कंपटीशन नहीं था आज के टाइम में, आज उस समय इंटरनेट नहीं उतना वायरल था। अब बच्चे के पास घर बैठ के दुनिया भर की कोचिंग है, वो रट्टा मार के थोड़ा जीएस पढ़ लिया करके बन गया, मानता हूं। अब उनको लगता है 12th फेल बन सकता है, बेटा तुम भी बन सकते हो, झूठी मोटिवेशन देना। उसमें ये भी तो देखो ना, उसमें 1000 में से कोई एक बच्चा बन रहा है, हाँ। 1000 में से 1 या 2 होते हैं ऐसे एग्जाम्पल, हाँ। अब ढूंढोगे बड़ी मुश्किल से 1 या 2 मिलते हैं, और उन्हीं को फिर इतना ज्यादा ग्लैमराइज कर देंगे, इतने इंटरव्यूज लेके, इतना उसको सामने लेके आके उनको अवार्ड्स दे रहे हैं, मोटिवेशनल लेक्चर आ रहे हैं। तो वो 1-2 लोग होते हैं, उसी के आधार पे फिर कभी फिल्म बना दे रहे हैं, कभी कुछ बना दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एजेंडे का हिस्सा है इनका, प्रोपेगेंडा। अब ये लोग करते क्या है कि 1000 में से 1 बच्चा सिलेक्ट होगा। भाई इनके कोचिंग में एक तांजी रामन तभी है राजेंद्र नगर में, भाजीराम, अरे नहीं मैं नाम नहीं रहा और भाजीराम और कवि तांजी रामन तभी है। ये हर कोचिंग का हाल है, चाहे जिनकी विजन बहुत दूर तक है, पताका सर है, चाहे मान सर है, तीनों की कहानी छोटे में बता देता हूँ। तो तांजीराम तभी जो है 30,000 बच्चे क्लासरूम मोटा मोटी जो है, आज से कुछ साल पहले जो मैं आइडिया लगा था, पढ़ रहे थे। उनके हर जगह पूरे राजेंद्र नगर में हॉल, एक हॉल में 800 बच्चे क्लास कर रहे हैं भाई, 800 बच्चे बेसमेंट में, टीचर दिखाई नहीं देता, टीचर नहीं दिखाई देता है 800 बच्चे एक क्लास में, और सुबह से लेकर रात तक क्लास चल रही है। वैसे 200 हॉल है राजेंद्र नगर में, और इंडिया के छोड़ ही दीजिए। अब सोचिए कितने बच्चे, 30,000 बच्चे ऑनलाइन है, 5 लाख 3 लाख बच्चे तो अच्छे तांजीराम तभी के होंगे मुझे लगता है, मोटा मोटा, अगर मैं गलत हो तो फिर भी 30,000 बच्चे तो हैं। अब भाई साहब ये लोग करते क्या है कि फिर मॉक इंटरव्यू लेते हैं, मॉक इंटरव्यू में सबको फ्री में अलाउ करते हैं जो इंटरव्यू तक पहुंच गया। उसमें से जितने कोचिंग है, जितने हैं इंग्लिश हिंदी जो मीडियम में, जिनकी एक विजन नाम से इंग्लिश में है, एक दृष्टि जिनकी दिव्य दृष्टि है, इतने कोचिंग है। ये लोग करते क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि जब किसी का इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू में नाम आ जाता है, तो बोलते हैं फ्री मॉक इंटरव्यू बाय एक्स यूपीएससी मेंबर्स। अब लड़के सोचते हैं यार पहली बार लड़का दिया है, उसको लगता है यार यहाँ तक आया, चलो 2-4 इंटरव्यू दे देता हूँ, मॉक इंटरव्यू फ्री में है, और एक्स यूपीएससी पैनल ले रहा है, उस लालच में आ जाते हैं। उसमें लोग फोटो, ये क्योंकि मैं सब स्टेज से गुजरा हूँ इसलिए पता है, अपने बारे में कुछ बता नहीं रहा हूँ भाई, इतना कुछ तो सब भरवा लेते हैं। इसमें एक ये भी होता है क्लॉज, हम आपका इस फॉर्म का इस्तेमाल अपने आप लोग, मैंने देखा है, यूज कर सकते हैं, इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लीगली लोग, बच्चा ध्यान नहीं देता है, ये लोग कलेक्टर बन रहे हैं, मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ये लोग दे देते हैं, उसमें से कोई 1-2 बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। अब भाई साहब आप इस बार का 2-4 महीने में आएगा, देख लेना, एक ही टॉपर 20-25 कोचिंग के पढ़ाई किया है, कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई। अब चलो मैं जिनकी दृष्टि दिव्य है उनकी बात करता हूं। उन्होंने एक कोर्स चलाया था कि हम भारत के बच्चों को, कुछ बच्चों को पकड़ेंगे फ्री में, जब तक कुछ सिर्फ तब तक देंगे। मैंने पता किया तो जो लड़के मेंस लिख चुके हैं पहले, उनको देंगे, उनको भी एक बार रखेंगे, अगर वो मेंस इंटरव्यू दे पाए तो, नहीं तो उनको निकाल देंगे, उनको रहने खाने का। तो उनको लगता है इसके चांस है। भैया ऐसा, वो तो पहले ही से मेंस लिख चुके हैं भाई, तुम्हारे बिना कोचिंग के, उनको आवश्यकता गाइड चाहिए। देखो नहीं भी अगर तुम कोचिंग दोगे तो उतने बच्चे तो सिलेक्ट होने ही है, बिना कोचिंग के। जब बिना कोचिंग के मेंस लिख चुका है तो अब ये लोग दिमाग खेलते। अब ये लोग क्या करते हैं ना, ऐसे सिलेक्टेड बच्चों का फोटो लगा, देखो हमारे यहाँ से बच्चा निकला, फिर इंटरव्यू बुला लेंगे, और फिर देखो ये अब सर की तारीफ करेगा, और इन लड़कों को बहुत पैसे मिलते हैं आने के लिए, आपको पता है। मेरे एक जान पहचान का लड़का है, तो वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है भाई साहब, से घर जाके कोचिंग, हर कोचिंग वाले से घर जाके गया, साउथ का था, हर कोचिंग जाके पैसे दे कई लाख रुपए, और वो हर कोचिंग में आ रहा है, हर कोचिंग में उसका फोटो, हर कोचिंग, मैं इस कोचिंग से किया, एक नियस स्कोर करके था, इस कोचिंग में किया, एक तांजीराम तभी में नाम दे दिया, वीडियो बनाया। मैं ओ यार ये कितने कोचिंग, तो एक ही कोचिंग किया था, ये तो हर कोचिंग में नाम, पैसे का खेल है सब। अब ये लड़का जो सिलेक्शन के होते ही बिक गया, वो तुम्हारे देश को बेचने में कितना टाइम लगाएगा, जिसका ईमान ही नहीं है, जो देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तुम एक बच्चे का दिखा के भाई साहब एक एक लड़के से जीएस की फीस 2-2.5-3 लाख तक दे रहे हैं लोग,
ऑप्शन की अलग छोड़ दो। अब भाई साहब एक बार लड़का देता है, सोचता है 3 साल लगाया हो, तो अब चलो 2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट देता हूँ, 4 10 होता है, अब तो 4-5 साल खराब हो गया, इधर का अब देता हूँ पूरा अच्छे से 8-10 साल देता हूँ। कितने लोगों को जा उनका जिंदगी भाई साहब 1-1 लाख दिल्ली में रहने खर्चा जोड़ लो, दिल्ली छोड़ो कुछ नहीं, घर में बैठोगे ना तैयारी, तभी तुम्हारा खर्चा वेस्ट होगा तुम्हारा जिंदगी। एक है मानसर, पटना के मानसर मैं 250 रुपए में कोचिंग कराता हूँ। उनकी एक लड़का हुआ यूपीएससी में एडमिशन लेके आया, मुझसे मिला, तो बोला हाँ, तो बोला भैया गए थे, हमने कितना, अभी हाल ही की बात, हमने भाई कितना फीस ली, मैंने सोचा तो 250 में आईएएस की पढ़ाई कराते हैं। एक आए थे कपिल शर्मा के शो में, कहते मैं 250 में कोचिंग कराता हूँ, आईएएस बनाता हूँ 250 में। तो मैंने सोचा 250 में करा देंगे कोचिंग। बोला भैया 1 लाख के आसपास चाह दिया, 80,000 रुपया दिया है जीएस का। 250 तो दिखाने के लिए होता है, वो बोलने के लिए। मैं को यार, मैं तो 250 80,000 250 में जमीन आसमान का फर्क। ये आपके टीचर्स हैं, ये मूवीज में आ रहा है भाई, एक शॉर्ट्स करोड़ों में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका समराइज अगर इसको करें तो लास्ट में समरी यही बोल सकते हैं कि आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय लीजिए, और ये जो फालतू की चकाचौंध भेड़चाल जो चल रही है, इसको कहीं ना कहीं हमें साइड करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी रैशनल बुद्धि लगाओ, और आप अपने हिसाब से निर्णय लो। इनको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करने की, बहुत वायरल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई यहाँ पे भगवान नहीं है, यूपीएससी का भगवान या कोई टीचर को इतना ज़्यादा फेमस करने की ज़रूरत नहीं है। तो धीरज जी, लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे इसको? लास्ट में ये बोलना चाहूँगा राजपाल जी कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं अपनी वाणी कहीं विराम देता हूँ, और मैं बस यही कहता हूँ कि इन टीचरों के बहकावे मत आइए, आप वही करिए जो आपका दिल कहता है, ठीक है ना। अब 20-25 साल आपके असली जवानी के निकल जाएंगे, पढ़ाई कीजिए, काम भर की जानकारी लीजिए, और समय बहुत तेजी से बदल रहा है, अपने वो काम करिए ना जो आपको जिससे मन लगता है। हर आदमी को ना यूनिवर्स ने कुछ स्पेशल टैलेंट दे के ऑलरेडी भेजा होता है, हमको बस पहचानना होता है। हम लोग पहचान गए हैं, आप भी पहचानिए, बस यही कहना है। सरकारी नौकरी की भेड़ चाले मत आइए। और बाकी दोस्तों, इसी तरीके के मुद्दे हम बीच बीच में लेके आते रहते हैं। आप मेरा चैनल भी देखेंगे, मैक्सिमाइज योर फ्रीडम, वहाँ पे भी इसी तरीके के और भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और सर तो बहुत गहराई में जाके ऐसे मुद्दों को निकाल के लाते रहते हैं, वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले किसी और वीडियो में। नमस्कार दीदी। अगला वीडियो जो है, नमस्ते राजपाल जी, अगला वीडियो, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, और हमारे दर्शकों को भी आप जो है जागरूक कर रहे हैं। इनके चैनल पे जाइए, आप लोग बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, और मेरे चैनल से बहुत गुना सक्सेसफुल है इनका चैनल। मैं कुछ भी नहीं उनके सामने, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगला वीडियो जो है, हम जो है फीमेल साइकोलॉजी, क्योंकि हमारा भारत का जो पूरा युवा है ना भाई साहब, वो अगर जॉब कर भी ले रहा है ना, तो महिलाओं के पीछे पागल होके रखा है। इसको हम पूरा पर्दाफाश करेंगे, महिलाओं की सच्चाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।